Hello and welcome to our program. Change is good. Change is uncomfortable. Change helps us question. Change helps us grow. Change has a purpose, but change also has a process. Please welcome on our show today someone who believes that change is critical for growth and has a deep passion for making higher education in India more relevant, meaningful, and higher in the true sense of the term. Vice Chancellor, Delhi University, Professor Dinesh Singh. Dinesh ji, welcome to the program. Thank you. परिवर्तन संसार का नियम है. किसी संस्था में परिवर्तन लाना कितना कठिन है? आप संस्था की बात कर रही हैं. निजी जीवन में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता है. मैं अपने घर में रोज सवेरे डाइनिंग टेबल पे एक निर्धारित कुर्सी है, ठीक उसी पे बैठता हूँ. और अगर कभी गेस्ट आ जाते हैं भोजन के लिए और अगर मुझे वो कुर्सी नहीं मिलती है, कहीं और बैठना पड़ता है, तो थोड़ा सा मन में संकोच, तकलीफ होती है. परिवर्तन किसी को आसानी से ग्रहण नहीं होता, लेकिन अगर हम परिवर्तन से जुड़ेंगे नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है. हमारे यहाँ एक कहावत है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ जी. कहावत है, नीर ढलता भला साधु चलता भला. ये जो है बदलाव, चेंज, इससे फ्रेशनेस आती है, ऑक्सीजनेट होते हैं और इसी से फिर भलाई उत्पन्न होती है. ऑक्सीजन से तो भलाई होती है. तो परिवर्तन आवश्यक है, अनिवार्य है, जरूरी है. इट्स इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट इजी. दिल्ली विश्वविद्यालय अभी एक परिवर्तन के मंथन से गुजर रहा है. अभी हाल ही में हम सेमेस्टर सिस्टम लाए थे और अब इस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को 4 साल का कोर्स बनाया जा रहा है. तो काफ़ी चर्चा हो रही है, वाद विवाद भी हो रहा है. तो ये 4 साल का कोर्स क्यों बनाया जा रहा है? यह प्रश्न बहुत लोग पूछ रहे हैं मुझसे. विश्वविद्यालय का प्रधान ध्येय होता है, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ यूनिवर्सिटी टू गिव डायरेक्शन टू सोसाइटी एंड टू चैनलाइज द एनर्जीज ऑफ यूथ फॉर प्रोडक्टिव मीन्स. बट इट हैज टू डू दैट थ्रू एजुकेशन. शिक्षा के माध्यम से. शिक्षा है क्या? उसकी एक ही परिभाषा है. दैट्स जस्ट वन डेफिनेशन. अंतरात्मा में जाकर स्वयं खोज करें अपनी, क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या बन सकता हूं, कर सकता हूं. यू हैव टू अंडरस्टैंड हु यू आर. अपने को पहचान लें. तो विश्वविद्यालय को चाहिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे जिसमें जब छात्र आता है, युवक आता है, तो उसके माध्यम से वो थोड़ा अपने को समझ ले, उस अंतर्ध्वनि को पहचान ले और फिर समाज में उस ध्वनि के अनुकूल, उसके अनुसार कदम रख के चले तो वो प्रोडक्टिव हो जाएगा. इस अंतर्ध्वनि की जो मैं बात कर रहा हूं, 12 वर्ष की उम्र में अल्लाह राखा इतने बड़े उस्ताद थे, उन्होंने तय कर लिया कि मुझे तबला वादक ही बनना है. इसी को कहते हैं अंतरात्मा की खोज. उन्होंने अपने ध्वनि अंदर की पकड़ ली, पहचान लिया और फिर संसार में उसी के अनुकूल कदम रख लिया तो अल्लाह राखा बन गए. कहते हैं शंकराचार्य को भी 12 वर्ष की आयु में वैराग्य हो गया था. वो पहचान लिया था उन्होंने, ये जीवन क्या है, संसार क्या है, उन्हें क्या करना है. अब हर कोई 12 वर्ष की आयु में नहीं कर पाता. अल्लाह राखा या शंकराचार्य तो कभी कभार होते हैं. हमारा यही ध्येय है, मकसद है कि जब छात्र आए तो एक हम उसको ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिसके अंदर उसको कई ऑफरिंग्स हों, कुछ चॉइसेस हों, तो धीरे धीरे वो अपनी आवाज पकड़ ले और फिर उसी के अनुकूल समाज में रखे. अब इसको प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं, ये बहुत ही कठिन कार्य है. चैलेंज वही है. इस बात से कोई अलग विचार रखने वाला मिलेगा नहीं आपको. तो प्रैक्टिस में लाने के लिए हम विश्वविद्यालय हैं. समाज की चुनौतियां क्या हैं, भारत की चुनौतियां क्या हैं, हम उनको पहचान रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से विषय और चुनौती को जोड़ते हुए छात्र को आगे बढ़ा रहे हैं. तो हो सकता है कोई छात्र कहे कि अगर भारत इतिहास ठीक से समझ ले तो प्रगति कर लेगा, समाज में जो बुराइयां हैं सुधर जाएंगी. हो सकता है कोई कहे पॉलिटिकल साइंस से, कोई कहे इकोनॉमिक्स से, कोई गणित से कहे. तो मार्ग अलग अलग हैं, ये तो सब जानते हैं. तो हम यही कर रहे हैं. लेकिन कैसे मैं चुनौती और विषय को छात्र के करीब ले जाऊं,
तो इसको करने का एक रास्ता ऐसा है जो भारत की परंपरा में ईसा मसीह से भी पहले से बसा हुआ है, और ये भारत शिक्षा के जगत में कभी भी किसी से पीछे नहीं रहा। 19वीं शताब्दी में कुछ गोरों के प्रभाव में, पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में हमने कुछ मार्ग बदला। उसके पहले आप भारत की यात्रा देखिए तो इतने ऊंचे स्तर के यहां पर शोध कार्य हुए। कहा जाता है कि कैलकुलस, it is one of the greatest inventions of the human mind. Newton is generally given credit for that, and I don't want to take away credit from Newton. परंतु न्यूटन से 500 वर्ष पहले भारत में महान गणितज्ञ थे भास्कराचार्य, उन्होंने भी कैलकुलस की बात की है। तो मेरा कहना है कि भारत में शिक्षा और नॉलेज को लेकर बड़े ऊंचे स्तर पे काम होता रहा हमेशा। क्या थी भारत की परंपरा, उसको गांधी जी ने नई तालीम के तौर पे दोहराया था कि हाथों का प्रयोग, व्हाट यू डू विद योर हैंड्स विल एंटर योर हार्ट, ये गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने ऐसे ही कभी नहीं कोई चीज कही, प्रयोग करके देखा, समझा, तब कहा। तो गांधी जी ने शिक्षा के संबंध में पहले एक स्कूल चलाया था दक्षिण अफ्रीका में, फिर अहमदाबाद में एक विश्वविद्यालय कायम किया जो आज तक चलता है, और वार्धा में एक पॉलिटेक्निक बनाया महिलाओं के लिए, और उसके गवर्निंग बॉडी पे भारत के जो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक थे, बोस, रमन, उन सबको रखा। इन सब प्रयोगों के बाद ही गांधी जी ने कहा कि हाथों का प्रयोग शिक्षा के संबंध में आवश्यक है। तो हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं, विषय, प्रैक्टिकल नॉलेज रादर देन टोटली ब्लैक बोर्ड ओरिएंटेड, समाज, इन तीन चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। We talk about flexibility, the interdisciplinary approach, about vocational training, working with the hands. Why could this not be integrated into a 3-year course? ये जो प्रोग्राम है इसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन कुछ चीज़ों को डालने के लिए जगह चाहिए। बच्चा भी ऐसा ना हो कि एकदम बह जाए सारी चीज़ों के साथ। तो सोच के, समझ के तब ये तय हुआ कि 4 वर्ष की परियोजना बनाई जाए। हम किसी की नकल नहीं कर रहे। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये पाश्चात्य सभ्यता से ले आ रहे हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सोचने के बाद, ये एक दिन किसी को इल्हाम नहीं हुआ, बरसों से सोच चल रही थी। बहुत सारे मेरे सहयोगी हैं। फिर विश्वविद्यालय में भी इस पे सोच मैंने कायम की। कुलपति बनने के बाद काफी लोगों से पूछताछ की, अंत में यही निकला। कई हजार लोगों से बात हुई, छात्रों से, अध्यापकों से, चिंतन करने वाले लोगों से, तब जाके ये तय हुआ कि भाई 4 वर्ष में ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं इसको ढांचा में अच्छी तरह से बिठाया जा सकता है। तो जाके 4 वर्ष किया। परंतु मैं ये भी कह दूं, हम किसी को नहीं कह रहे कि तुम जो है जाओ या रुको। हम बच्चे को दाखिल करेंगे और उसको हम कहेंगे 4 वर्ष तक रहोगे तो ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी तुम्हें। परंतु इस विश्वविद्यालय में जब मैंने कुछ आंकड़े समझना शुरू किया तो मैंने देखा कि हम हर साल करीब 60,000 छात्रों को दाखिल करते हैं और हर साल करीब 20,000 ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अबाउट 20,000 स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट ईच ईयर। जब वो ड्रॉप आउट करते हैं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, कुछ बच्चे तो 2 साल के आगे भी जाके फिर ड्रॉप आउट कर जाते हैं। न तो विश्वविद्यालय ने कभी कोशिश की कि पता करें क्यों बच्चा जा रहा है, और वो बच्चा जब जाता है 2 वर्ष की मेहनत के बाद, 1 वर्ष की मेहनत के बाद, तो उसके पास कोई कागज नहीं है। उसका सारा वक्त जो है यहां पर बर्बाद हुआ। तो हम बच्चे को छूट दे रहे हैं, आप दाखिल होइए। और पहले होता था कि साहब अगर आपके स्कूल में नंबर कम आ गए तो ऑनर्स नहीं पढ़ सकते। हम हर बच्चे को ऑनर्स में दाखिला दे रहे हैं। अपना मनमाना विषय अगर नंबर आते हैं तो उसमें ऑनर्स ले लो। जिसको भी दाखिला मिलेगा किसी न किसी ऑनर्स में ही मिलेगा। अब बच्चा ऑनर्स में दाखिल हो गया, पढ़ने लगा, 4 वर्ष तक रहेगा तो उसे पूरी ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। कभी हो ना, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा जाए, परंतु वास्तविकता क्या है, बच्चा छोड़ के जा रहा है। 2 साल बाद जाएगा तो हम उसे डिप्लोमा हाथ में दे देंगे और यह भी छूट दे देंगे कि 10 वर्ष के अंदर आकर डिग्री पूरी कर लो। 3 वर्ष के बाद जाता है तो पूरी बैचलर्स की डिग्री देंगे, पूरी विषय, किस विषय में मेजर है ये भी लिख देंगे उसमें। और उसको भी छूट देंगे कि 10 वर्ष के अंदर आकर
फिर पूरी डिग्री ले लो ऑनर्स की, किसी को नहीं रोक रहे। हम ये भी कह रहे हैं कि तुम रुके रहो, 4 वर्ष रह लो तो ऑनर्स मिल जाएगा। तो यह कहना कि ये 4 वर्ष का ही प्रोग्राम है, ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। ये भी सवाल पूछा जा रहा है दिनेश जी कि कहीं हम जब 2 साल के बाद बच्चे को जाने की छूट देते हैं, एक डिप्लोमा देते हैं, तो कहीं हम वर्कफोर्स में एक नई कैटेगरी नहीं क्रिएट कर रहे जिनको एक्चुअली ग्रेजुएशन की डिग्री की वैल्यू भी नहीं मिले और 2 साल की भी इतनी वैल्यू ना हो। मैं तो उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूं जो किसी मजबूरी से रोज छोड़ रहे हैं। मैंने बताया कि 20,000 छोड़ रहे हैं तो किसी वैल्यू के साथ नहीं जा रहे, अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मैं कह रहा हूं, मैं तो नहीं कह रहा कि छोड़ो, ना कोई समझने की कोशिश कर रहा है क्यों छोड़ रहे हैं, तो ये भी हम समझ रहे हैं। अगर छोड़ता है तो कम से कम कागज कुछ तो लेके जाते। बिल्कुल, हम किसी को नहीं कह रहे कि छोड़ो, हम कह रहे हैं हर कोई 4 वर्ष रहे। परंतु आंकड़े देखिए, 20-20 हजार बच्चे हर साल छोड़ रहे हैं, तो हम उनको क्यों बर्बाद होने दें? वापस आने की भी छूट दे रहे हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं, ये ऐसी बात है जिसपे कि चित भी मेरी पट भी मेरी, मैं समझ नहीं पा रहा। हम तो किसी को नहीं कह रहे छोड़ो भाई पढ़ो। हमारे यहाँ तो फीस भी लगभग कुछ नहीं लगती है। आप पता नहीं कितने सदियों से विश्वविद्यालय में फीस नहीं, उसमें वृद्धि हुई, नो इंक्रीज इन फीस, नथिंग, इट्स नॉमिनल, एंड वी डोंट वांट एनीवन टू लीव। नॉट ओनली दैट, वी आर मेकिंग इट इजियर फॉर देम, बिकॉज नाउ सपोज यू डिसाइड कि आपको इतिहास पसंद है और आप इतिहास में ऑनर्स ले लेंगे, आपने दाखिला ले लिया, इतिहास में 20 कोर्स कीजिएगा तो ऑनर्स मिल जाएगा। लेकिन भाई कहीं बीच में आपके मन में शंका पैदा होती है कि भाई इससे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हम बच्चे के लिए प्रबंध कर रहे हैं कि एक और विषय में अगर वो चाहे तो 6 कोर्स कर ले, और उस विषय की भी काफी छूट है। आप चाहें तो इतिहास के साथ ऑनर्स में मैथमेटिक्स में माइनर कर सकती हैं, अगर आप चाहें। मुझे नहीं मालूम कि आपको गणित प्रिय है कि नहीं, लेकिन अगर है, मैं चूंकि गणित तज्ञ हूं इसलिए गणित का चर्चा किया मैंने। कोई भी विषय ले सकती, इतिहास के साथ आप केमिस्ट्री ले सकती हैं, आप पॉलिटिकल साइंस, उसमें माइनर ले लीजिए। 6 कोर्स माइनर अगर आपने ले लिया साथ में ऑनर्स के साथ साथ, तो आप मास्टर्स उस माइनर में कर सकती हैं। तो आपको एक और विषय मिल गया, उसकी भी पकड़ कर सकती है। मान लीजिए आपने तय किया नहीं मुझे इतिहास ही पसंद है, मैं इतिहास में ऑनर्स लूंगी, इतना मुझे गणित नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा गणित चखना चाहती हूं, तो आप न लीजिए माइनर, हम आपको छूट दे रहे हैं। 3 कोर्स गणित के ले लीजिए, 3 कोर्स आप चाहें तो आप केमिस्ट्री के ले लीजिए, या पॉलिटिकल साइंस के ले लीजिए, या इकोनॉमिक्स के ले लीजिए, पूरी छूट है। तो अब हम जो ये बदलाव लाए हैं, इसमें छात्र के पास छूट बहुत है। विषय जिससे जुड़ा है वो तो है ही, साथ में बीच में उसको लगता है कि भाई समाज में इसकी भी आवश्यकता है, वो भी मिलेगा। एक और चीज जी, इस पूरी जो छात्र की यात्रा होगी, साथ में हर बच्चा हिस्ट्री पढ़ के एक प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री नहीं बनता है, ये वास्तविकता है। बहुत कम बनते हैं, अधिकांश बच्चे जाना चाहते हैं समाज में कुछ काम करें। हम हर बच्चे को एक चॉइस दे रहे हैं, ये सब करते रहो। साथ में स्किल्स बेस्ड एप्लीकेशन कोर्सेज हैं, विषय के साथ जो स्किल्स उत्पन्न होती हैं, हिस्ट्री है तो हिस्टोरिकल टूरिज्म है, इस तरह के कोर्सेज भी बच्चे को देंगे, तो बच्चा थोड़ा सशक्त हो जाएगा समाज में नौकरी पाने के लिए। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि हर बच्चा नौकरी करे, मैं चाहता हूं कुछ बच्चे नौकरियां और उत्पन्न करें। हम एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखा रहे हैं बच्चे को, हम बैंकों से बात कर रहे हैं, बैंक्स हमारे साथ जुड़ी हैं और संस्थाएं सरकार की जुड़ी हैं, वो कह रही हैं कि हम बच्चों को स्किल्स बेस्ड वर्कफोर्स में तैयार करेंगे, एंटरप्रेन्योर भी बनाएंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, तो कई विषय में एंटरप्रेन्योरशिप भी हम सिखाएंगे। उसके लिए हम आर्थिक सहायता का प्रबंध कर रहे हैं। मेरा अंदाज है कि कई हजार बच्चे हर वर्ष इस एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल्स बेस्ड वर्कफोर्स में शामिल होंगे। किसी को मजबूर नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ सहायता कर रहे हैं। नहीं जाना है पूरे 4 वर्ष में आप ऑनर्स करके प्रोफेसर बनिए, नहीं रोकते किसी को। ये भी कहना है कि चॉइसेस जो आपका मेजर सब्जेक्ट है या माइनर आपकी चॉइस है, वो आपको पहले साल एडमिशन के टाइम पे करनी पड़ती है, तो ये फोर्स चॉइस हुआ कि फ्लेक्सिबल चॉइस हुआ? ये तो हमेशा से रहा, हर बच्चा यही करता है, हम उसको नहीं बदल रहे। बच्चा स्कूल में लगभग तय कर लेता है कि भाई मुझे गणित पढ़ना है या फिजिक्स पढ़ना है, वो तो तय करके आता है। हमने बहुत पूछा, हर बच्चे ने ये कहा, अधिकांश, हर को तो मैं नहीं कहूंगा, अधिकांश
हमारे अध्यापकों ने भी कहा नहीं साहब, बच्चा स्कूल में लगभग तय करके आता है कि मुझे मुख्य रूप से फिजिक्स या मैथमेटिक्स या हिस्ट्री पढ़ना है जी। तो उसमें उसको दाखिला दे देते हैं। पहले भी करते थे, वो अभी भी कर रहे हैं, परंतु अब उस विषय के साथ और भी विषयों की छूट मिल रही है उसको, तो जो पहले नहीं थी। तो वो जो माइनर सब्जेक्ट है उसको आपने ले लिया पहले साल में, 4 साल? नहीं, माइनर पहले साल नहीं लेंगे आप, माइनर सेकेंड ईयर से चलेगा। पहले साल आप जो अपना मेन विषय है उसको पढ़िए, और कुछ फाउंडेशन कोर्सेज हैं। ये फाउंडेशन कोर्सेज ऐसे हैं जैसे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएंगे, आपको जो है आईटी रिलेटेड स्किल्स है वो बढ़ाएंगे। ये सब स्किल्स अनिवार्य हैं, आप कुछ भी जीवन में करें, यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, you have to have good IT skills. Okay. You also must understand a little bit about the challenges of the nation. तो हमने 8-9 भारत के जो challenges हैं, इंडिया के जो challenges हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है, और इन विषयों के माध्यम से, जैसे एक विषय है हर बच्चे को करना पड़ेगा, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड लाइफ स्किल्स। अब आप जब ये करेंगे, चाहे आप गणित पढ़ रहे हैं, क्या आपको लाइफ स्किल्स नहीं चाहिए? बिल्कुल। हर किसी को चाहिए। तो पहले वर्ष में आपकी मेन डिसिप्लिन के साथ साथ ये जो कोर्सेज हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरे वर्ष से आपको छूट मिलना शुरू होती है। आप ऑनर्स में तो जुड़े ही हैं, आप माइनर एक विषय चाहें तो ले लीजिए, वरना 2 विषयों का भी स्वाद चख सकते हैं। माइनर में एक विषय में चलेंगे तो उसमें आप आगे मास्टर्स कर सकते हैं, अपने ऑनर्स में तो कर ही सकते हैं, साथ में ये स्किल्स बेस्ड की छूट मिलेगी। तो दैट इज द बिग चेंज वी हैव ब्रॉट अबाउट। New courses, new syllabus, new challenges. Do you think enough time is being given to bring these new courses, because इनका इफेक्ट तो लॉन्ग टर्म पड़ेगा? समय का तो ऐसा होता है कि देखिए, हम पुराने विचारों से काफी बंधे रहे। मैंने अक्सर कोई विषय उठाया और देखा कि ये सिलेबस कब आखिरी बार बदला गया था, तो 30 साल हो गए। 30 साल तक सिलेबस नहीं बदले। एक विभाग में मैंने पूछा कि साहब आपने कब बदला, तो कहा कि 28 साल बाद, तो थोड़ा एवरेज से कम ही था। और कब बदला? 28 साल बाद। और आपने कितना समय लिया बदलने के लिए? तो 7 साल, 7 years दे डेलिब्रेटेड कि क्या पढ़ाना। बट वो डेलिब्रेशंस के टाइम में तो सिलेबस फिर बदलाव के लिए तैयार हो जाता है। वही मैं कह रहा हूं, मैं इस परंपरा को थोड़ा बदल रहा हूं। हम देखिए, किसी भी अच्छे दुनिया के विश्वविद्यालय को आप उठा के ले लीजिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे हांगकांग में हो, चाहे चाइना में हो, सिलेबस ऐसे नहीं बनता है। विषय तो डायनामिक होता है। आप सेमेस्टर बाय सेमेस्टर थोड़ा गंभीरता से सोच के, अनुभवों के आधार पर, आवश्यकताओं के आधार पर हल्का फुल्का बदलाव करना चाहें तो आपको करना चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। अभी तो आप क्या करते हैं, बना के 30 वर्ष के लिए लॉक कर देते हैं, तब तक हम समाज से अलग हो जाते हैं। इसीलिए 20,000 बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। उतना ही नहीं, हमारे बच्चे जो रह भी जाते हैं वो किस लायक रहते हैं, किसी ने कोई आंकड़े नहीं लिए। अभी 4 सप्ताह पहले एक बड़ी भारी प्राइवेट कंपनी को मैंने आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ आइए, बच्चों को नौकरी देना चाहता हूं मैं, आप मदद कीजिए। काफी मनाना पड़ा, वे आए। बहुत जानी मानी कंपनी है, बड़े इंटेग्रिटी की कंपनी है। 1100 थर्ड ईयर के बच्चे जो ग्रेजुएट करने वाले, हमने उनका इंटरव्यू करवाया। इन सारे बच्चों का मैंने सिर्फ नाम और जितने अंक आए हैं वही बताया, कॉलेज का नाम नहीं बताया, सोशल बैकग्राउंड नहीं बताया। 1100 बच्चों का उन्होंने एक के बाद एक इंटरव्यू लिया। 3 बच्चों का चयन हुआ, किसी को लायक नहीं पाया। आप समझ रही हैं ना कितना हम हट गए हैं, कितना परे हैं समाज से। हम पब्लिक मनी पे चलते हैं। ये छात्र हमारे भरोसे है, यही भारत का भविष्य है। हम क्या इसको बेरोजगार छोड़ देंगे सड़क पर? तो मैं किसी को नहीं रोक रहा, नॉलेज को तो हमने छेड़ा नहीं, नॉलेज आप पूरी दीजिए, साथ में थोड़ा स्किल्स, थोड़ा हैंड्स ऑन यूज, थोड़ा विषयों का चयन और भी कर ले। और देखिए क्या है शिक्षा, क्या जरूरी है कि सिर्फ मैथ्स ही को मैं कहूं कि यह शिक्षा की प्रणाली है? मुझे ये बताइए, राहुल द्रविड़ के पास, जैसा मैं समझता हूं, कोई विशेष डिग्रीज नहीं है। तेंदुलकर तो शायद 12वीं के बाद पढ़े नहीं, 12वीं भी किया कि नहीं। किस रूप से मैं कहूं कि ये शिक्षित नहीं है? इनको पूरा प्रशिक्षण मिला। रामकृष्ण परमहंस तो कभी कहीं गए नहीं। महात्मा गांधी ने कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ली। लोगों को भ्रम है यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री नहीं है। बैरिस्टरी जो कि इट्स नॉट ए यूनिवर्सिटी डिग्री, कहीं उनको क्लास में बैठ के पढ़ना नहीं पड़ता था।
तो इनसे ज्यादा कौन रहा प्रशिक्षित, कौन रहा जिसने अपने को नहीं पहचाना। तो यहां हम यही करना चाहते हैं कि बच्चा जरा पहचान ले और समाज में जुड़ जाए। इसलिए हम यह भी छूट दे रहे हैं कि मान लीजिए आप गणित पढ़ रहे हैं, गणित में ऑनर्स की डिग्री लेना चाहती हैं, क्रिकेट में आपका मन लगता है या एनसीसी में लगता है, तो एनसीसी कीजिए निष्ठा से, क्रिकेट में लगिए निष्ठा से, तो आपके गणित के कुछ कोर्सेज को हम क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे और इसकी क्रेडिट मिल जाएगी आपको। तो आप इससे भी जुड़ेंगे और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, मैं गणित पढ़ा इसी विश्वविद्यालय से वर्षों पहले, 10 कोर्स थे मेरे गणित के। आप यकीन कीजिए उसमें से 5 पढ़ता ना पढ़ता मेरा कुछ न बनता न बिगड़ता, और मेरा मन लगता था क्रिकेट और वॉलीबॉल में, इन चीजों में, और बास्केटबॉल में, और मैं खेलता था, लेकिन मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिली। कई बच्चे संकोच के मारे नहीं जा पाते, अब जाएंगे, इससे भी उनके आत्मशुद्धि होगी। तो ये जो सिलेबस बदली हो रहा है, ये जो परिवर्तन आ रहे हैं, इनमें किन लोगों की सलाह, डिबेट, क्योंकि ये भी एक आरोप लगाया जाता है कि चर्चा तो हुई नहीं, डिबेट तो हुई नहीं, और आपने शुरू में शेयर किया कि स्टेक होल्डर्स से बात हुई थी, उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। जितना मैंने इस बात को लेकर कंसल्टेशन किया है विश्वविद्यालय में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे किसी भी प्रीडिसेसर ने कभी नहीं किया। इस बात को लेकर मैं हजारों की तादाद में टीचर्स से मिला, स्टूडेंट्स से मिला, पेरेंट्स से भी मिला। किसी वाइस चांसलर ने पेरेंट्स को कभी नहीं बुलाया पूछने के लिए। यह चर्चा मैंने की, 50 से 70 के ग्रुप में टीचर्स को बुलाना शुरू किया, 5-5 घंटे बैठता था मैं। इट टेक्स एनॉर्मस एफर्ट, बट मैं अकेले नहीं बैठता था, हमारे कई सहयोगी बैठते थे, उनसे बातचीत होती थी, समझ करते थे हम। उसके बाद एक हमारे मन में जो स्वरूप निकल रहा था, उसके आधार पर हमने एक ओपन एकेडमिक कांग्रेस की। उस कांग्रेस में हमने सबको निमंत्रण दिया, कोई भी आए, और साथ में दिल्ली और बाहर के शहरों से भी हमने विशेषज्ञों को बुलाया। कृष्णमाचार्य श्रीकांत भी आए चेन्नई से, वो भी आके यहाँ वक्तव्य दे गए कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। इस एकेडमिक कांग्रेस में, जैसा मुझे बताया गया, करीब 1200 टीचर आए थे हमारे ही कॉलेजेस से, और सुबह से रात 2 दिन चली। पहले से तैयारी करके आए थे, अलग अलग सेशंस हो रहे थे अलग अलग बातों को लेकर, और ये सारे सेशंस रिकॉर्ड हुए हैं। ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है वो अलग है, इस तरह से आप सिलेबस बनाने का कहीं नहीं लिखा है, पर हम ऐसे नहीं चलते हैं। सबसे पूर्ण और सबको ओपन इनविटेशन था, हर कॉलेज में इनविटेशन गया, हर डिपार्टमेंट में गया, वेबसाइट पे चढ़ा, इसीलिए तो आए 1200 लोग, ऐसे ही तो नहीं कोई आ गया। उसका जो निष्कर्ष निकला, उसके रिकमेंडेशन से, उसके आधार पर फिर मैंने एक 61 मेंबर टास्क फोर्स बनाई। उसमें कुछ इलेक्टेड टीचर्स होते हैं एकेडमिक काउंसिल के, उनको कुछ को डाला, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स को डाला, प्रिंसिपल्स को डाला, कुछ ऐसे ही आम अध्यापक को डाला। 2 महीने ये बैठ के बातचीत, सारा रिकॉर्ड पे है, ये मैं ऐसी हवा में नहीं कह रहा। उन्होंने इस पे जो है विचार विमर्श किया, मंत्रणा करने के बाद तब उनका एक रिकमेंडेशन आया कि इस तरह की 4 वर्ष की शिक्षा के संबंध में परियोजना बनाई जाए। इस रिकमेंडेशन को फिर मैं एकेडमिक काउंसिल में ले गया। सीधे सिर्फ एकेडमिक काउंसिल में जो चाहिए मैं ले जा सकता हूं, वो उसको पारित करे या ना करे, लेकिन मैंने ये नहीं किया, ये सारा रास्ता अपनाया। एकेडमिक काउंसिल में 5 या 6 लोगों ने डिसेंट दिया, करीब 85 लोगों ने हाथ उठाया कि हम ये चाहते हैं। वहां से इतनी ह्यूज मेजॉरिटी से पारित हुआ। वहां 26 टीचर इलेक्ट होके आते हैं अलग अलग विचारधाराओं के, उन 26 में से 20 या 22 ने इसका समर्थन किया। उसके अलावा पूरी एकेडमिक काउंसिल, प्रिंसिपल्स रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं, हेड्स रहते हैं, सबने समर्थन किया। वहां से मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ले गया, वहां 22 लोग होते हैं। वहां जहां मुझे याद है 2 लोगों ने कहा कि हम नहीं चाहते, बाकी सबने समर्थन किया। अब क्या बचा? उसके बाद एक यूनिवर्सिटी कोर्ट है, इट इज एन ओपन बॉडी। इस कोर्ट में प्रोफेसर सारे होते हैं, इलेक्टेड टीचर्स ढेर सारे होते हैं, समाज के कई तत्व होते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, नॉमिनेट होके आते हैं। वहां जब मैंने ये प्रस्ताव रखा तो एक भी आवाज नहीं उठी इसके विरोध में, वहां से भी पारित हो गया। तो क्या बचा? अब इससे ज्यादा तो मैं कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं। फिर भी मैंने एक
हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट को बुलाया। मैंने कहा एक काम करो, सारे कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स यूनियन है सबको कहो कि अपने ऑफिस बेरर्स को और 2-4 और स्टूडेंट्स को लेकर आ जाएं, उनके सामने भी मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूं। स्टूडेंट्स पार्लियामेंट उसको नाम दिया गया। वहां हम अपने सहयोगियों के साथ करीब 3 या 4 घंटा इनके साथ रहे, खूब समझाया, उन्होंने प्रश्न पूछे, अंत में समर्थन तो दिया ही, सर्वसम्मति से हमें मिला, उसकी आवश्यकता नहीं थी। परंतु मजेदार बात यह है कि अनेक छात्रों ने कहा साहब हमें फिर से दाखिला चाहिए, हम इस कोर्स में जाना चाहते हैं। A democratic process was followed, which is what you're stating. All the rules were observed, but more than the rules, we did many other things, you see, which are not required. वो भी किया हमने। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे दिनेश जी। ब्रेक के लिए भी जरूर हमें क्रेडिट्स दीजिएगा, बिकॉज इट्स अ फ्लेक्सिबल प्रोग्राम। राइट नाउ वी गो फॉर अ ब्रेक, स्टे विद अस। If you find a perfect person, then that person is not real. Okay, so there's nobody perfect. Look at these worlds spinning out of nothingness. This is within your power. Way beyond ideas of right doing and wrong doing, there's a field. I'll meet you there. जब मैंने मोहाली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ब्रायन लारा का रिकॉर्ड सरपास किया, तो मैंने मेरा अपना हेलमेट उतारा और हेलमेट के ऊपर जो तिरंगा लगा हुआ होता है उसे चूम लिया। इतना गर्व मैंने महसूस किया कि मैं भारतीय हूँ और भारत के लिए मैंने कुछ कर दिखाया। भारत मेरी पहचान। Welcome back. We're in conversation with the Vice Chancellor of Delhi University, Professor Dinesh Singh. दिनेश जी, जब हम कोर्स और करिकुलम की बात करते हैं, 1 साल बढ़ गया, ये भी प्रश्न उठते हैं कि लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे बहुत दबाव पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही कमज़ोर है। आप इसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं और आईटी को कैसे यूज़ कर रहे हैं? आज की तारीख में हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे पास 2 बड़े भारी इक्विपमेंट है, टूल्स कहिए चाहे जो कहिए, इंटरनेट और कंप्यूटर। और मैं उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप दिनकर की कोई कविता पढ़ा रही हैं और उसमें कुछ वर्णन आता है किसी प्रांत का, कुछ हिमालय का, पहाड़ों का। एक तो है कि आप पढ़ाते रहिए, दूसरा है कि उसी समय वो दृश्य दर्शा दीजिए बच्चे को। इंटरनेट के माध्यम से आप तुरंत दर्शा सकती हैं। आप मान लीजिए कुछ चाइना के बारे में बताना चाहती हैं कि चाइना में इस समय माउंटेन्स ऐसे हैं, ये है कि आप कोई मैप भी लगा देंगी तो उतना नहीं समझ पाएगा। इंटरनेट के माध्यम से आप पूरी तरह से उसको दर्शा सकती हैं। परंतु ये कब होगा? जब हर क्लासरूम में एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन जाए और क्लासरूम में आईटी रिलेटेड इक्विपमेंट हो, यानी कि हर बच्चे के पास नोटबुक हो, टीचर के पास भी हो, एलसीडी प्रोजेक्टर हो। अब हम इस नई शिक्षा परियोजना में हर फर्स्ट ईयर के बच्चे को एक नोटबुक देंगे। उसके लिए वो नोटबुक कॉलेज में उपलब्ध होगी। उस नोटबुक के आधार पर काफी सारी प्रैक्टिस ओरिएंटेड चीजें चलेंगी। आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आपको कोई स्प्रेडशीट बनानी है अकाउंट्स की। अभी क्या होता था, वो बोर्ड पे टीचर बताता था, कुछ लिखता था, बच्चा कुछ समझे न समझे। अब आपकी पूरी स्प्रेडशीट आपके नोटबुक पे है, लैपटॉप पे है, आप वहीं पर तुरंत प्रैक्टिकल कीजिए। टीचर भी करेगा, आप भी करेंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे। उसके अलावा ये तब होगा जब इंटरनेट का कनेक्शन मजबूत हो। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी शिक्षा की संस्थाओं को दिलाई है, बहुत बड़ी। इसका नाम है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ये 1000 मेगाबाइट से अधिक बैंडविड्थ वाला हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। अब इसको हम जून के अंत तक हर क्लासरूम में, हर कॉलेज के ले जाएंगे। अब उसके माध्यम से आपको कोई पुस्तक देखनी हो, कोई जर्नल देखना हो, किसी दूसरे कॉलेज के छात्र या शिक्षक से बात करनी हो देखते हुए, वो सब कर लेंगे उसी क्षण। जो आप चाहें रिकॉर्ड भी कर लेंगे।
तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे बड़ा लाभ होगा। और इस शिक्षा के जो हमारे पास इस समय सोच है उसमें ये बड़ा भारी परिवर्तन आने वाला है। इससे छात्र का हित होगा, अध्यापक का हित होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जोर पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर इस तरह से नहीं पड़ेगा। देखिए, हमने इसकी एक्सरसाइज अच्छी तरह से की है। हमारे पास जब हमने आंकड़े लिए तो क्लासरूम्स वगैरह टाइम टेबल अगर ठीक से बने तो अवेलेबल होता है। फिर भी हमारे यहाँ लगभग 80 कॉलेज है। मैं ये नहीं कह सकता कि हर कॉलेज की हर चिंता हमने जो है दूर कर दी है। तो हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी बनाई, बड़े वरिष्ठ लोगों की, कुछ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, कुछ रिटायर्ड गवर्नमेंट के बड़े सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हैं, कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ हमारे अधिकारी हैं। ये मिलकर हर महीने बराबर कॉलेजेस में जा रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताएं हैं इनको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम क्लासरूम्स की बात करते हैं, वी आर मॉडर्नाइजिंग द वे चिल्ड्रन आर लर्निंग, बट समवेयर द क्वेश्चन ऑफ टीचर ट्रेनिंग, द एग्जिस्टिंग टीचर बेस, आई थिंक देयर आर 9,000 टीचर्स, आर दे इक्विप्ड टू टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल? टीचर को तो हर क्षण सजग रहना चाहिए, उसको ही मस्ट बी अलर्ट एंड बी रेडी, क्योंकि नन ऑफ अस इज द लास्ट वर्ड ऑन नॉलेज। पर ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो अध्यापक है कॉलेज में वह सशक्त है, उसकी सोच अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पर्सनल ईमेल भेजा हर टीचर को कॉलेज के, और कुछ ही क्षणों में मेरे पास उनके उत्तर आना शुरू हो गए। और मैंने देखा सोच इतनी अच्छी है हमारे टीचर्स की कि इसको लेकर मुझे कोई चिंता नहीं, परंतु हम इसमें कोई चांस नहीं ले सकते। तो हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम टीचर्स के लिए चला रहे हैं। पहला साल इस वर्ष आरंभ होगा जुलाई से। हम मई और जून में टीचर्स की ट्रेनिंग करेंगे ऑन हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच। ये पहले सेमेस्टर की ट्रेनिंग हो जाएगी मई और जून में। दूसरे सेमेस्टर की ट्रेनिंग फिर हम अक्टूबर से आरंभ करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से जनवरी की ट्रेनिंग हो जाएगी। जब ये 2 सेमेस्टर का हो जाएगा तो आने वाले वर्षों की ट्रेनिंग इसी के अनुसार करते जाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों से रिसेंटली पूछा गया कि हु इज़ योर फेवरेट टीचर, हु इज़ द बेस्ट टीचर यू हैव, एंड मेनी ऑफ देम सेड गूगल। ये सच है। देखिए, आप अपने जीवन में देख लीजिए, मैं तो अपनी बात करता हूं, लेकिन मैंने कई लोगों से पूछा कि आपको कहां से ग्रहण हुई चीजें। तो हाँ, ये भी होता है, एक गुरु मिलता है जी, और गुरु आपको काफी कुछ दे जाता है, लेकिन सब कुछ तो कभी नहीं दे सकता। गांधी जी तो जीवन पर्यंत गुरु की तलाश में रहे, उनको नहीं मिला गुरु, परंतु क्या गांधी जी ऊंचे नहीं उठ गए थे? कितनी सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई थी, मन को उन्होंने वश में कर लिया था अपने। तो कहां से मिला? इसी तरह तमाम चीजें हैं। गूगल है, उससे बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल ठीक है, मैं इंटरफेस है। आई मीन, आई थिंक इट्स एक्सपीरियंशियल एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। कबीर कहाँ पढ़े थे? इसी तरह उनके जमाने में गूगल का कुछ इक्विवेलेंट रहा, कुछ गुरुजन रहे, कुछ और चीजें रहीं, उसके अनुभवों के आधार पे कबीर बन गए। काफ़ी सारे कॉलेजेस का ये भी मानना होता है कि वी आर इंडिपेंडेंट कॉलेजेस, हम दिल्ली विश्वविद्यालय की छतरी के नीचे हैं, बट कुछ हमारी ऑटोनॉमस नेचर भी तो है। तो इस प्रोग्राम के साथ कुछ इस नेचर के बारे में कुछ किया जा रहा है? हर कॉलेज की अपनी विशेषता होती है, वहाँ एक प्रकार की योग्यता रहती है, अलग अलग विषय में पैठ है कॉलेज की, और बड़ी अच्छी मजबूत है पैठ। अभी क्या होता था, आज तक विश्वविद्यालय में एक सेंट्रल लेवल से कोर्स बन के जाता था, अब आपको यही पढ़ाना है, आगे पीछे मत पूछिए। इस परंपरा को भी मैंने तोड़ा है 2 प्रकार से। जब ये कोर्सेज बने तो हमने बहुत सारे कॉलेज टीचर्स को इसमें शामिल किया, हर विभाग को। मैंने व्यक्तिगत तौर से आग्रह किया हर विभाग से कि कॉलेज के टीचर्स को जरूर शामिल कीजिए, नहीं तो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट और कुछ टीचर्स मिलकर अक्सर बनाते थे, यही हमारी रेगुलेशंस यही कहते हैं। परंतु मैंने कहा इनको जरूर बुलाइए, इनको कंसल्ट कीजिए। तो एक तो इनकी आवाज इस रूप से आ रही है जी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, इस 4 वर्ष की परियोजना में एक कॉलेज है, मैं जानता हूं साइकोलॉजी, वहां इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है और वहां के टीचर साइकोलॉजी में बहुत ही निपुण है, बहुत ही निपुण है। उनकी पैठ बड़ी अच्छी है, रिसर्च खूब करते हैं। अब इस परियोजना में उस कॉलेज में जिस भी विषय में ऑनर्स के प्रोग्राम में कॉलेज समझता है कि हम अपना कोई कोर्स पढ़ाना चाहते हैं, बजाय इसके कि यूनिवर्सिटी का
उसकी भी छूट हम दे रहे हैं। तो कॉलेज हमसे एक सेमेस्टर पहले एकेडमिक काउंसिल से अपना कोर्स पारित करा ले और आने वाले सेमेस्टर में वहां का टीचर उस कोर्स को पढ़ा ले, तो उतनी भी छूट है। ये पहले कभी नहीं हुआ। तो अब कॉलेज का टीचर इस चीज से भी जुड़ जाएगा। नहीं तो पहले उसको लगता था कि कोई सेंट्रल हाई कमांड है, उसने हमको कहा और हमको करना पड़ा। अब वो अपनी चीज भी करेगा। तो क्रिएटिविटी और ओनरशिप का कंपोनेंट ले आए हैं। उसमें बहुत वृद्धि होगी। हमारे एसी से, एकेडमिक काउंसिल से सिर्फ पारित करना है। ये हम उसके स्टैंडर्ड्स देख लेंगे ठीक है कि नहीं है, बस। चौथा साल रिसर्च का साल माना जाता है इस नए कोर्स में। तो ये रिसर्च क्या है, साइंटिस्ट बना रहे हैं सबको? व्हाट इज दिस रिसर्च कंपोनेंट? हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बच्चा ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करता है उसकी सोच कुछ रिसर्च से जरूर जुड़ी हो। जी। 3 वर्ष तक अब आपको बैचलर्स डिग्री तो मिल ही गई है, चौथा वर्ष तो ऑनर्स, बैचलर्स विद ऑनर्स है। तो चौथे वर्ष में ऑनर्स का मतलब है उस विषय में थोड़ा सा और ऊपर उठ जाए, बियॉन्ड। बिल्कुल। तो उसमें हमने रिसर्च कंपोनेंट डाला है। अब कॉलेज का टीचर अक्सर मुझसे शिकायत करता है, साहब हम रिसर्च करते हैं, हमारे पास कोई छूट नहीं है, ना स्टूडेंट मिलता है, ना विभाग, ना विश्वविद्यालय हमको एनकरेजमेंट देता है। अब यहाँ उसको अवसर है, यहाँ पर वो रिसर्च कर रहा है, अपना रिसर्च लेकर उस बच्चे से जुड़ जाए, तो वो भी लाभ है, बच्चे का लाभ है। अब उसको बेसिक जो सब्जेक्ट है उसके अलावा उसके आगे का भी कुछ दिख रहा है, तो वो जुड़ जाएगा। अब एक लाभ और होगा। अभी क्या होता था, हमारे जितने प्रतिभाशाली बच्चे रिसर्च के होते थे वो अक्सर बैचलर्स डिग्री लेकर कहीं और चले जाते थे, या तो बंगलौर या कहीं और या विदेश। एक मूल कारण यह होता था कि उनको मालूम ही नहीं था कि एक पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट विश्वविद्यालय में है, उसका कॉलेज तो कहीं है उधर नारायणा या कहीं और, उसको ध्यान ही नहीं है। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में इतने ऊंचे स्तर की रिसर्च हो रही है, विशेष रूप से लेन देन। अब वो इस पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट की रिसर्च को समझेगा। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि ऐसे कई बच्चे अब बाहर जाने के बजाय हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स में आ जाएंगे, तो हमारे पास एक अच्छी स्ट्रीम आएगी टैलेंटेड स्टूडेंट्स की जो रिसर्च करना चाहते हैं। दैट मींस कहीं जो चिराग के तले अंधेरा था उस पर रोशनी आ रही है, इंटरकनेक्टेडनेस विद इन आवर गिवन स्ट्रेंथ्स उनको रियलाइज करने। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कोशिश करना है, यही हमारी चेष्टा है। जी। यहाँ से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब बच्चे बाहर जाते हैं तो जो इंडस्ट्री बॉडीज़ होती हैं, अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ ये लोग जाते हैं, तो उनसे भी बात की थी कि क्या इज दिस अ गुड ऑप्शन टू डू दिस कोर्स? बिल्कुल। हम जो मैंने कहा एकेडमिक कांग्रेस थी, उसमें हमने बाहर से कई लोगों से बुलाया था, इंडस्ट्री से, अखबारों से, मीडिया से, सब जगह से बुलाया था। बड़ा भारी उसका ये 2 दिन चला। देखिए 1200 तो टीचर थे और भी लोग थे, तो इसमें हमने सबसे बातचीत की। लेकिन इतना ही नहीं, हम और तरीकों से बातचीत करते रहे। हमारे यहाँ लोग आके लेक्चर्स देते हैं, लोगों की सोच है। फिक्की में हम लोग अक्सर जाते हैं, CII में जाते हैं, तो हमें वहाँ से भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, इसी के आधार पे। और देयर इज़ नथिंग फाइनल। आज ये है, हम सरकार की भी कई संस्थाओं से कर रहे हैं बात। एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस की संस्था है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, उसके साथ हमारा MOU हो गया है। डिफेंस की जो बड़ी भारी संस्था है DRDO, उससे हमने MOU कर लिया है। अब हम ढेर सारी प्रोजेक्ट्स कॉलेजेस में इन बच्चों और अध्यापकों के हित के लिए इसी कोर्स में डाल रहे हैं। उतना ही नहीं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के साथ तो हम मिलके एक टेक्नोलॉजी पार्क बनाने जा रहे हैं, जहां पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ह्यूज फ्यूचर इन इंडिया। और आप हिस्ट्री भी पढ़ रही हैं तो आप माइनर इलेक्ट्रॉनिक्स में ले सकती हैं। हम तो ये छूट दे रहे हैं आपको। मैं तो एक विषय का उदाहरण दे रहा हूं, मेरे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति विशेष वो लगाव नहीं है, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। इस तरह का हम और चीजों के साथ कर रहे हैं। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, उसको हम एक ऐसा दर्जा दे रहे हैं, मान लीजिए, मतलब सोच के, उस पर कोई औपचारिक नहीं, ऑनररी कॉलेज ही समझ लीजिए। बच्चा वहां जाकर बहुत सारी चीजें कर सकता है, उसकी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की वैल्यू यहाँ हमारे सिस्टम में आएगी। आर्काइव्स के साथ जुड़ेंगे बच्चे, तो इन सब चीजों की क्रेडिट फ्लो करेगी, तो उससे वो ऊपर उठेगा। क्योंकि सच्चाई तो ये है दिनेश जी कि चाहे DU की डिग्री का ठप्पा हो, जॉब मार्केट में ये फीलिंग है कि कहीं ये डिग्री ठप्पा है क्योंकि द क्वालिटी ऑफ पीपल दैट आर कमिंग आउट आर रियली नॉट एम्प्लॉयबल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे ये जो 1100 बच्चों का मैंने करवाया था, जाते समय वह कंपनी कह गई मेरे सहयोगियों से कि दोबारा नहीं आएंगे। आप समझ रहे हैं, ये बड़ी भारी टिप्पणी है हमारे अंदर क्या हो रहा है। दूसरी जो तकलीफ की बात, जो इतने बच्चे छोड़ के चले जाते हैं
और तीसरी, हमने कभी कहीं कोई आंकड़े नहीं लिए देखने के लिए कि बच्चे जाते भी हैं बैचलर्स के बाद तो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। कभी कोई यहाँ पर कोई आंकड़े नहीं है, कुछ नहीं। So इस सिस्टम में are we also planning to have a good tracking system because that will help us improve the system further? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम एक ट्रैकिंग सिस्टम भी डाल रहे हैं जिससे हमें पता चले और उस जो हम मालूम करेंगे उसके आधार पर हम अपने यहाँ परिवर्तन लाते रहेंगे। ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब मन में कुछ अच्छे काम करने की धारणा हो पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कैसा लगता है आपको? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि इन चीज़ों से मैं परेशान नहीं होता, परंतु मेरी आस्था जिस चीज़ में है उससे कहीं मुझे बल भी मिलता है। मैं भाग्यशाली रहा कि आस्था कुछ ऐसी है कि अंदर से मजबूती बनी रहती है, और ये आस्था मैं जानता हूँ हर व्यक्ति के अंदर होती है, कोई मैं अलग से नहीं हूँ। लेकिन मुझे याद आता है जैसे उड़ उड़ पंछी जहाज से, फिर जहाज पे आवे, आता है फिर ताकत मिलती है, फिर उड़ता है। तो मैं भी अपने को उसी तरह समझता हूँ, और फिर मेरे सहयोगी बड़े मजबूत हैं, बड़े अच्छे हैं, सोच बड़ी अच्छी है, तो मैं उससे भी भाग्यशाली रहा। जब थक जाते हो तो क्या करते हो? अभी तो आप सच पूछिए तो थकने का समय नहीं मिला, तो ऐसा लगा नहीं कि थक गए हैं। सपोर्ट सिस्टम एक तो होता है एट वर्क, आई थिंक अ पर्सनल सपोर्ट सिस्टम इज सो क्रिटिकल। Yes, and I'm very fortunate. My wife is very supportive. She has her own busy schedule. In spite of that, I have noticed I have no idea what is happening in my house, either on economic front or with my children. मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन I know that my wife is taking care. आप उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते ना, घर की यूनिवर्सिटी में आपकी एनरोलमेंट नहीं हुई, आपकी डीयू में एनरोलमेंट हुई है। नहीं, मेरी एनरोलमेंट तो उसी दिन शुरू हो गई जिस दिन मेरा विवाह संपन्न हुआ, और मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत कुछ उससे लाभ होता है। आई कुड नेवर अंडरस्टैंड इन द बिगिनिंग, जो गांधी जी बार बार कहते थे कि अहिंसा के सबक उन्होंने बा से लिए थे, मैं ठीक से नहीं समझा था। अब अच्छी तरह से समझ में आता है कि हाउ अ वाइफ टीचेस यू, मेक्स यू अ बेटर पर्सन, अ वाइजर पर्सन। इट्स अ ह्यूज लर्निंग। अब गांधी जी की बात ज्यादा समझ में आती है। Again talking of change, again talking of dynamism in terms of higher education, and we are talking of the demographic dividend, because these are the youth, these are the young people who are actually going to be entrepreneurs and actually value add to organizations across the world. How do you see India placed? It's a huge challenge for India. It's a huge challenge. देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में कई लाख छात्र आते हैं, फिर भी it's a tiny fraction of the youth that will want to enter higher education in the years to come. लेकिन भारत प्रगति के मार्ग पे है, इससे लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। It's a challenge and we have to meet it. But you must understand, government has opened universities all across India. Central universities कई खोल दी गई हैं, हर स्टेट में है, उसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी भी सोच बदल रही। कई वाइस चांसलर्स मुझसे बात कर रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं वो क्या कर रहे हैं। इस नेशनल नॉलेज नेटवर्क के माध्यम से विश्वविद्यालय सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अभी माइकल सैंडल आए थे, हार्वर्ड के प्रोफेसर है फिलॉसफी के, मेरे यहाँ से विश्वविद्यालय के प्लेटफॉर्म से 500 संस्थाओं से एक साथ 1 घंटे की उन्होंने क्लास ली इंटरनेट के माध्यम से, नेशनल नॉलेज नेटवर्क के माध्यम से। मैं ये सिद्ध करना चाहता था कि ये कितना प्रतिभाशाली और प्रभावशाली ये मीडियम है हमारे लिए। इसके अंदर सब कुछ जड़ा हुआ, ये कामधेनु है हमारे लिए, इसमें से सब मिल जाएगा, और उन्होंने लिया। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, और भारत बहुत सजग है इसके प्रति। मुझे और किसी राष्ट्र में इस तरह की चीजें आज दिख नहीं रही हैं, तो हम थोड़ा आगे हैं, तो मैं चिंतित भी नहीं हूं। और फिर ये भारतवर्ष है, ये अपने को संभालता रहेगा। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, अगेन क्वालिटी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और बदलाव के बारे में हम सोचते हैं, पर वो बदलाव लाने का प्रोसेस कभी कभी इतना लंबा होता है। अक्रॉस इंडिया द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज कमिंग आउट is a question mark even for world level hiring managers. How do we address that? अगर आप ये भूल में है कि मेरे पास हर प्रश्न का उत्तर है, तो वो है नहीं। इतना मैं नहीं अपने को सक्षम समझता हूं, पर मैं ये आपको कहना चाहता हूं। देखिए, मैं अपने बचपन के दिन याद करता हूं,
तो ये बात थी कि लगता था भारत के पास खाना पूरा नहीं है, लोगों को जो है परेशानी रहती थी, राशन था, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। वहाँ से आप देखिए तो हम कहाँ पहुँच गए हैं आज। यह हालत है कि हम अब समझ नहीं पा रहे अपना जो अन्न उत्पन्न हो रहा है रखें कहाँ, इतना ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत अपने में सक्षम है, आगे बढ़ जाता है। ये समस्याएं हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इसका हल भी निकलेगा। आज आप देखिए पूरे इस विश्व में, पूरे संसार में 3 ही राष्ट्र हैं जो क्षमता रखते हैं कि चांद पे मनुष्य को पहुंचा सके, भारत उनमें से एक है। तो कुछ तो अंदर हो रहा है और यही होगा। ये कभी नहीं ऐसा, मैं कभी विचलित नहीं होता। जब महात्मा गांधी का निधन हुआ था तो श्री अरविंद की बात मुझे बार बार याद आती। उन्होंने लिखा था कि इस समय कुछ भी कहना व्यर्थ है, मां का एक महान सुपूत चला गया है, परंतु कोई निराश न हो। उन्होंने कहा जब भी आवश्यकता होगी मां की संतान आगे बढ़कर मां की रक्षा करेंगे। तो मैं इसी वजह से कभी विचलित नहीं हूं, आशावादी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। As somebody who sits at the apex of a body which can decide things or make decisions which affect more than 500,000 students a year, approximately those are the ones that enroll with DU. What are we doing in terms of understanding our young people? हम अपने युवाओं को समझने के लिए कौन सी चीज सही कर रहे हैं और कहाँ हम गलत जा रहे हैं? सबसे बड़ी चुनौती यह, देखिए शिक्षा, मैं शिक्षा के संदर्भ में बात कर रहा हूं, उनको समझना बहुत जरूरी है। हम कहीं ये समझें कि ये जो पुरानी शिक्षा की पद्धति थी, प्रणालियां थी ना, कि हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ये अब थोड़ा हटेगी। छात्र, जैसा आपने कहा कि उसका टीचर, जिस बच्चे ने कहा कि गूगल रहा, ये काफी कुछ हमारा काम होना चाहिए। इनको दिशा दें, मेंटोरिंग करें, एक ऊंचे स्तर के गुरु की तरह थोड़ा हाथ पकड़ लें जब जरूरत पड़े, और नहीं तो छोड़ दें, और वो अपने से रास्ता तय करेगा। तो एजुकेशन क्या है और संस्था एजुकेशन की क्या है, इसके सोच में बदलाव आना चाहिए और आ भी रहा है। मैं आने वाले दिनों में ये मानता हूं कि क्लासरूम ही बदल जाएगा। क्लासरूम ये नहीं रहेगा जो बोर्ड वाला है। ये नहीं कह रहा कि अगले वर्ष हो जाएगा जी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बदलाव आ रहा है। ऐसा भी दिन आएगा, कॉफी शॉप्स बन जाएंगे, हमारे जो कॉफी होम्स हैं, ये हैं उधर, ये सब बन जाएंगे क्लासरूम्स, बच्चे वहां बैठेंगे, घर में बैठेंगे, और कभी कभी संस्था में भी आएंगे। तो टोटल चेंज आने वाला है। ये अगले वर्ष आएगा ऐसा नहीं, लेकिन आएगा जरूर। और किसी भी डिसीजन और किसी भी फैसले का फायदा या रिजल्ट तो थोड़ी देर में ही पता लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, तो ये तो होगा, धीरे धीरे सब मालूम पड़ेगा। और शिक्षा के संबंध में बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, हमने भी नहीं की है, औरों को भी मैं कहूँगा जल्दीबाजी ना करें। वंडरफुल। प्रोग्राम समाप्त करने की हमें जल्दीबाजी तो होनी नहीं चाहिए, मगर हम करेंगे। समय हमारा सीमित है। दिनेश जी, thank you so much for coming into the program and sharing with such clarity and honesty all your thoughts and your vision. Thank you so much. Thank you so much. I really enjoyed this. Thank you.